हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका टीचर राहुल जांगिड़। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गुरुजी 4.0। बेटा, हम जो थे हमारे बायोलॉजी के सफ़र में, 12th क्लास के बायोलॉजी के सफ़र में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर अपना क्लियर किया था, हम लोगों ने वहाँ उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उन सब पे चर्चा की थी। और ये सारे जितने भी हमारी क्लासेस थी, ये सारी क्लासेस जो थी वन बाय वन फर्स्ट चैप्टर की आपको जो है हमारे प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे पूरी तरीके से अपलोडेड है। आप कोई भी क्लास वहाँ जा कर के आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर रख सकते हैं। हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो था हमारे 12th क्लास का वो शुरू कर दिया था। और उस चैप्टर को हमने इनिशियली ये देखा था कि हम लोगों ने जो सबसे पहले एंजियोस्पर्म प्लांट जो थे उनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात की। और हम अब जो बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर में वो बात कर रहे थे ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि वहां आप लोगों को स्टडी करना है इनिशियली सबसे पहले किस बारे में सर, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर है। तो लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी, जहां पर हम लोगों ने टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी थी। टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन देखा था। वहां आप लोगों ने देखा था कि उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ उनकी लोकेशन होती है। फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ रेटिटेस्टस में आकर के किस तरीके से कलेक्ट होता है। रेटिटेस्टिस जो है एपिडाइमस से किस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पोर्शंस थे उनको हमने कवर किया था। आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। अब हम उस आगे उसके अंदर हम किस तरीके से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है या मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, आज जो है इस क्लास में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा, हम जो शुरू करते हैं वो करते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि सर जो टेस्टिस है, हम लोगों ने क्या देखा था, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जो है आपका वो क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका, मेल का। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑफ ऑर्गन ऑफ मेल। इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज ऑफ यहीं पर आपके मेल गैमीट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये स्पर्म इस टेस्टिस में किस तरीके से फॉर्म होते हैं, हमें आज उसी पे चर्चा करनी है। क्लियर। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा था कि सर टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का है और उसके बाहर की जो लेयर है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्यूनिका वेजिनलिस से बनी होती है। अंदर वाली जो लेयर है वो फोल्डेड होती है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर यहां हम कह सकते हैं कि सर इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो फंक्शनल यूनिट क्या है, इस तरीके की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये सेमिनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल जो है वो फाइनली कहाँ लोकेटेड होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लोकेटेड होती हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। देन आप लोगों ने वहां देखा था कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस, टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि वहां सर एक हर एक टेस्टिस में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उनका नंबर जो होता है वो कितना होता है, 250 होता है। क्लियर है। अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं जिनके अंदर आपकी ये टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो वहां क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाउ अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करूं कि सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है
वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनका नंबर जो होगा वो 2 to 3 इनका क्या होगा सर, नंबर होगा। तो ये टेस्टिकुलर, ये क्या है सर, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर हम एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें और अगर मैं उसके क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, तो अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आपको वो क्रॉस सेक्शन किस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके का आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में आप लोगों को, क्योंकि ये मान लो कि इस तरीके से सर, यहां पर हमारी जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स का नंबर कितना बताया मैंने अभी आपको इनका ट्यूब्स का नंबर बताया है सर, 2 to 3। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ऐसी जो ट्यूब्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनका नंबर होता है 2 से 3, 2 या 3 टेस्टिक आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ प्रेजेंट होती है। तो डेफिनेटली इनके बीच में जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या है सर, ये स्पेस जो है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो व्हाट इज दिस स्पेस इज कॉल्ड, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि सर इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, नाउ सर इन स्पेस के बीच में क्या मिलेगा सर, इन स्पेस के बीच में आप लोगों को कुछ स्पेशल सेल्स मिलेंगी। देर आर सम स्पेशल सेल्स, उनको हम कुछ स्पेशल सेल्स बोलते हैं। नाउ इन जो स्पेशल सेल्स हैं इनका नाम क्या है सर, इनका नाम है आपका लीडिंग लीडिंग लीडिंग। कई बार हम इनको प्रोनाउंसिएशन करने में क्या कर देते हैं, एक गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, लीडिंग आईएनजी लगाते हैं, जबकि ये क्या होती है सर, लीडिंग सेल होती है। कौन सी सेल होती है, लीडिंग सेल होती है। तो बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये लीडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये लीडिंग सेल्स जो है वो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है सर, इन लीडिंग सेल का या लीडिंग सेल का क्या फंक्शन है। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि सर मेल जो होते हैं, उन मेल के अंदर उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू नो अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, जैसे मैं बात करूं कि जब भी कोई मेल, या हम बोलें कि सर कोई बॉय है, जब वो एडोलेसेंस एज में एंटर करता है तो देयर आर सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन देयर बॉडी, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं सर। वो जो चेंजेस हैं वो एक हार्मोन की वजह से आते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन हम ये कहें कि एंड्रोजन का मेन जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टेस्टेरोन। तो उसका मेन जो हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे कि सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा मेल में होते हैं, जैसे मैं कहूं कि सर उनका जो चेस्ट है उसका ब्रॉड होना, ठीक है, उसकी जो गोनाड्स हैं उस पे प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, उसकी वॉइस जो है वो थोड़ा सा सॉलिड, मतलब सॉलिड बोले या हम बोले कि सर थोड़ा सा डीप होना, ठीक है, मुस्टैच आना, बियर्ड आना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ होना, ये सारे के सारे जो है वो, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसे ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये उसको किस तरफ ले जा रहे हैं, उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो बॉयज को किस तरफ ले जा रहे हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो आपका ये हार्मोन है विच इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिग सेल। ये वाली जो सेल होती हैं जो कि आपके इन इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये जो सेल्स हैं यही आपका ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालती हैं विच इज कॉल्ड एंड्रोजन। और एंड्रोजन से ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वहां प्रेजेंट लीडिंग सेल से ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है। तो
यहां हम लोगों ने बात करी किसके बारे में कि सर ये जो स्पेस है इनके बीच में उसको हमने क्या कहा, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। नाउ व्हाट इज इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको यूं इस तरीके से कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी सर, जो कि साइज में थोड़ी सी ऐसे लॉन्ग्यूलर, थोड़ी सी लॉन्ग सेल होंगी, ठीक है। ये जो सेल्स हैं थोड़ी इलोंगेटेड हैं, थोड़ी सी लॉन्ग है, थोड़ी सी साइज में बड़ी है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको यहां एक तरीके की सेल तो ये मिल गई, ठीक है। और दूसरी जो सेल्स हैं वो कैसी मिलेंगी सर, वो आपको कुछ इस तरीके की सेल्स मिलेंगी, जैसे मैं कहूं इस तरीके की सेल्स मिलेंगी, जो कि यहां पर होंगी और न्यूमेरियस होंगी, बहुत सारी होंगी। तो ये वाली सेल्स मैं ये कह दूं, ठीक है। जैसा इसमें है वैसा इसमें है। तो सर बेसिकली आप लोगों ने क्या देखा बेटा कि यहां मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सर जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें आपको ये दो तरीके की सेल्स दिखाई देंगी। कब? जब हम इस ट्यूब को कट करेंगे तो आपको इसमें दो तरीके की सेल दिखेंगी। तो ये इलोंगेटेड सेल है, ये जो इलोंगेटेड सेल है इन इलोंगेटेड सेल को हम क्या कहते हैं सर, इनको हम बोलते हैं सरटोली, सरटोली सेल। क्या कहते हैं हम इनको? सरटोली सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? विजिबल है आपको क्लियरली? सरटोली सेल कहेंगे, ठीक है। और सर ये वाली जो सेल है, इन सेल को हम क्या कहेंगे, जो आपको ग्रीन ग्रीन सी दिखाई दे रही हैं ये वाली सेल्स, इन वाली सेल को हम क्या कहेंगे सर, इन इन सेल को हम कहते हैं आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्लियर है? तो जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करेंगे तो आपको जो सेल्स इसमें दिखाई देंगी वो दो तरीके की सेल्स दिखाई देंगी सर। एक सेल जो है काफी इलोंगेटेड है, जिसको हम क्या कहते हैं सर, सर्टोली सेल कहते हैं। और जो दूसरी सेल है वो छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो देखो मैं आपको आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम किस तरीके से आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किस तरीके से बताया हुआ है वो देखते हैं हम। आप देखो सर ये जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। देखो बेटा आप लोगों को इस डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को पता चलेगा कि सर ये है वो क्रॉस सेक्शन किसका, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सर ये वाली जो सेल्स आपको यहां पर विजिबल है, कौन सी सेल्स हैं सर, ये वाली सेल जो है, ये बड़ी जो सेल आपको दिखाई दे रही है सर, ये वाली जो सेल है दैट इज कॉल्ड द सर्टोली सेल। इन सेल को क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरी सेल है ये वाली न्यूमेरियस सेल्स जो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं सर, इनको पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और ये वाली जो सेल है इनको बोलते हैं सर्टोली सेल। आपकी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स किस में हेल्प करेंगी सर? दीज सेल्स आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये वाली सेल्स क्या करेंगी? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिनको हमने क्या कहा? पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं उनसे तो आपका क्या बनेगा सर, आपका बनेगा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं सर, इन्हीं सेल्स को हम नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? इन सेल को ही हम नर्स सेल कहते हैं। ये नर्स सेल क्या करती है सर? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। आपने देखा होगा
कि सर ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से ब्लैक वन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ अगर आप क्लियरली देखोगे इसको, तो ये अपना जो हेड पोर्शन है, ये क्या है, ये सर नए बने हुए स्पर्मेटोजोआ हैं या स्पर्म्स हैं। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं सर, ये वाला न्यूट्रिशन जो है, ये अपने न्यूट्रिशन कहाँ ले रही है सर, ये पेनेट्रेटेड है कहाँ, जैसे नए बने, और ये कहाँ, इन्हीं सेल्स के अंदर यूं पेनेट्रेट होकर के अपना न्यूट्रिशन क्या करेंगे सर, यहां से लेंगे। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं सर, बेसिकली मेन जो फंक्शन है सर्टोली सेल्स का वो ये फंक्शन है कि सर ये जो स्पम्स है, अपना हेड जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, पेनेट्रेट करके रखते हैं, और यहां से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की सेल्स है, एक जो सेल है वो कौन सी है, बड़ी वाली सर्टोली सेल है जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, और ये वाली जो सेल्स हैं ये क्या है, प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर फर्दर डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा होगा सर, माइटोसिस होगा, इनिशियली माइटोसिस होगा, देन उसके बाद में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद में क्या होगा सर, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो वी विल डिस्कस कि किस तरीके से क्या होते हैं हमारे जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन होता है, या हम ये कहें कि सर उनमें मियोसिस किस तरीके से होता है, या माइटोसिस किस तरीके से होता है, या ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये किस तरीके से होती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सर जो सर्टोली सेल्स हैं वो बेसिकली मेन फंक्शन उनका ये है कि वो स्पर्म्स को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। दूसरा, वो कंट्रोल भी करने का काम कर रही है। किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, ध्यान देने वाली बात है कि सर सर्टोली जो सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स जो हैं, ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं सर, जिनका नाम है इनहिबिन हार्मोन। इन सेल इनका इस हार्मोन का क्या नाम है, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन जो होता है सर्टोली सेल से जब प्रोड्यूस होता है तो वो कंट्रोल करता है कौन से प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है उसको क्या करता है सर, कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने देखा, आप लोगों को इस डायग्राम में ये दिख रहा होगा कि जो स्पर्म्स है ना, ये इन्हीं सेल्स के अंदर क्या हो रहे हैं सर, ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये स्पर्म्स यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन फाइनली ये क्या होते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है ना, वो इन सर्टोली सेल्स के अंदर क्या करते हैं, अपने हेड को पेनिट्रेट कर देते हैं। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे कि सर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने ही कहा कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन यहां मैंने आपको समझाया कि इनहिबिन जो हार्मोन होता है वो सर्टोली सेल से निकलता है, वो इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पर्म्स बन रहे हैं तो वो भी किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी स्पर्म जो होते हैं वो उनका नंबर क्या होता है सर, ज्यादा ही होता है, लेकिन वो प्रोसेस भी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी क्या हो, कंट्रोल हो। तो उसके लिए सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है सर, इनहिबिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसके अलावा सर्टोली सेल्स के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे सर एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है सर, रिलीज करता है, सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, और स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। स्पर्म्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो ना हो जाए, या मैं कहूं कि सर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के स्पर्म्स ना बन जाए, उन सब का काम, उसको रोकने का जो काम है, या मैं कहूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, सर्टोली सेल्स। लेकिन जो मेन जो फंक्शन है वो यही है कि ये इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं सर, नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्टोली सेल्स के फंक्शंस थे। देखो बेटा, अभी आपको ये बात पता चलेगी कि सर हमारे जो प्यूट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, प्यूट्यूटरी ग्लैंड से आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं बेटा। ध्यान देने वाली बात है क्या, कि आपके प्यूट्यूटरी ग्लैंड से दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन से हार्मोन है, देखो सबसे पहली बात कि प्यूट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं सर, प्यूट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कलर विजिबल नहीं होगा आपको, ये वाला होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
इस पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको, क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट है और इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट है और इसको हम क्या कहते हैं सर, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि सर ये बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर, या हमारे बोलूं कि हमारी बहुत सारी जो दूसरी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन पे कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको अपन क्या कहते हैं सर, इससे एक हार्मोन निकलता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 9th 10th 11th में इसके पोर्शंस के बारे में पढ़ा होगा। तो 11th क्लास में आप लोगों को बता रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं सर। पहले वाला जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब ये पहले वाला शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे, आगे वाला हिस्सा, और दूसरे वाला यानी कि पीछे वाला पोस्टीरियर साइड जो होता है वो कौन सा होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है? तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है एंटीरियर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन है, आगे वाला हिस्सा है। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है या एंटीरियर पोर्शन जो है, इससे आपके 6 टाइप के क्या निकलते हैं सर, हॉर्मोन्स। कितने टाइप के हॉर्मोन्स निकलेंगे सर, 6 टाइप के हार्मोन्स निकलेंगे, 6 टाइप्स के। और उनमें से एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है सर, गोनेडोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन। नाउ व्हाट इज गोनेडोट्रोपिन? गोनेडो मतलब, गोनेडो मींस सर आप लोगों के जेनेटियल ऑर्गन्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो गोनेडोट्रोपिन निकलते हैं, ये दो तरीके के हार्मोन होते हैं बेटा। एक होता है LH और एक होता है FSH। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ LH सर, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। तो LH जो है वो क्या है सर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और FSH क्या है, FSH है सर फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये FSH जो है वो क्या है सर, आपका फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो, और LH दोनों मिलकर के क्या करते हैं सर, आपकी गोनाड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। नाउ सर व्हाट इज इट्स फंक्शन, क्या ये दोनों में काम करते हैं सर, LH या LH मेल में करता है, FSH फीमेल में करता है, या LH और FSH मेल और फीमेल में दोनों में काम करते हैं? तो बेटा इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। LH और FSH दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, इनका दोनों का अपना फंक्शन होता है। क्लियर है? LH एंड FSH दोनों जो हैं वो मेल में भी और फीमेल में भी काम करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ FSH एंड LH इन मेल। मेल में और फीमेल में हम बात करते, तो हम वापस से हमारे डायग्राम पे आ गए। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये जो LH हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, LH, जिसको अपन क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है सर, ये आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करता है। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करेगा कैसे, या स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प किस तरीके से करेगा, तो उसको समझने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब बात की थी, हम आते हैं पेज नंबर 4 पे। यहां देखो, आप लोगों ने देखा था कि सर यहां पर सबसे पहले ये वाली जो सेल्स हैं, जिनको अपन ने क्या बोला, लीडिंग सेल बोला। इन लीडिंग सेल से आपका, लीडिंग सेल को या लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला LH हार्मोन। देखो मैंने क्या कहा, इधर देखो, ये जो LH हार्मोन है ये किस पे काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से निकल रहा है, एंटीरियर पोर्शन से निकल रहा है, गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं इसको। तो ये दो तरीके के हैं LH। तो LH और FSH, LH यहां पे क्या करेगा सर, ये वाला जो LH है
ये LH हार्मोन क्या करेगा सर, इन लीडिंग सेल को या लीडिंग सेल को क्या करेगा सर, स्टिमुलेट करने का काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है कि सर ये यहां से क्या करेगा, इनको एक मैसेज देगा। और ये मैसेज कब देगा, ये मैसेज बेटा जब एक बॉय जो है वो एक एडोलेसेंस एज के अंदर एंटर करता है, तो 11 से 12 साल की उम्र में जब वो एंटर करता है तो वो प्यूबर्टी को ब्रेक करेगा, प्यूबर्टी में एंटर करेगा, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकलेगा और वो इन लेडिंग सेल को क्या करेगा सर, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये स्टिमुलेट होगी तो आपका क्या देंगी बदले में, ये निकाल कर क्या देंगी, आपको एंड्रोजन देंगी। ठीक है, क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। नाउ सर ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा कि सर आएगा और आपकी इन वाली सेल्स पे, कौन सी सेल्स हैं ये, यहां मैंने क्या लिखा था इनको, प्रीमोडियल जर्म सेल। ये और कौन दूसरा हार्मोन क्या था आपका, एक तो टेस्टोस्टेरोन, इसके साथ में यहां पे कौन सा, FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मिलकर के स्टिमुलेट करेंगे किसको सर, प्रीमोडियल जर्म सेल को क्या करेंगे सर, स्टिमुलेट करेंगे। प्रीमोडियल जर्म सेल जो है वो यहां पर है, ये इनको स्टिमुलेट करेंगे और यहां से प्रोसेस शुरू होगी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की। क्लियर है ये बात आपको। आप लोगों ने क्या देखा कि सर गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है LH और FSH, LH ने सबसे पहले का काम किया, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट किया और यहां से कौन सा हार्मोन निकला, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है। और टेस्टोस्टेरोन के साथ में आपका फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलकर के क्या करेगा, आएगा और सर स्टिमुलेट करेगा प्रीमोडियल जर्म सेल्स को। ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स क्या करेंगी सर, फर्दर आपकी प्रोसेस शुरू करेंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो चलो हम बात करने जा रहे हैं सर अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है सर, हम अगर इसको क्लियरली ऐसे बताना चाहें कि सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस का मतलब क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये कहां होगी, क्लियरली हमें पता है कि सर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वहां पर होती है। ठीक है, तो उनमें ये कैसे होगी, तो सर इसको हमने क्या कर रखा है सर, 3 पोर्शंस में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। इस प्रोसेस को हमने क्या कर रखा है, 3 पोर्शन में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि हमारी ये वाली जो सेल्स हैं इनको हमने क्या बोला सर, इन वाली सेल्स को हमने क्या बोला, ये आपकी ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द प्रीमोडियल जर्म सेल। तो आओ हम इस प्रीमोडियल जर्म सेल से शुरुआत करते हैं। तो सर ये वाली जो सेल है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूं, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इधर लिखता हूं मैं। ये जो प्रोसेस है कौन सी शुरुआत कर रहे हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये कैसे होंगे सर, ये कैसे बनेगी, आपकी इनिशियली जो सेल है, इनिशियल जो सेल है, इसको हमने क्या बोला सर, इस सेल, ये कैसी सेल है सर, ये डाइप्लॉइड सेल है। और कहां प्रेजेंट है सर, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। तो दिस सेल इज कॉल्ड द प्रीमोडियल जर्म सेल। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रीमोडियल जर्म सेल, सर ये प्रीमोडियल जर्म सेल बहुत होती है नंबर में, और कहां से डेवलप होती हैं, दे डेवलप फ्रॉम, प्रीमोडियल जर्म सेल जो होंगी वो कहां से डेवलप होंगी सर, ये होंगी आपकी जर्मिनल लेयर से। तो जर्मिनल लेयर से डाइप्लॉइड जो सेल्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि उन्हीं के अंदर डिवीजन होकर के आपकी प्रीमोडियल जर्म सेल बनती है। ठीक है, ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल है इसमें इनिशियली क्या होते हैं बेटा, आप लोगों के इक्वेशनल डिवीजन होंगे, जिससे जो नई सेल बनेंगी कंटिन्यूअसली ये डिवाइड करती जाएंगी और यहां पर इक्वेशनल डिवीजन होगा।
कंटिन्यूअसली ये डिवाइड करती जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल डिवीजन को अपन क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। नाउ व्हाट इज माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, रिमेन सेम। हमने पहले भी इस पे बात की है कि सर अगर कोई डाइप्लॉइड सेल है और डाइप्लॉइड सेल से डाइप्लॉइड सेल ही बन रही है, देखो ये डाइप्लॉइड सेल थी, इनसे जो नई सेल बन रही है वो सारी की सारी कैसी हैं, डाइप्लॉइड सेल्स ही हैं। ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली सारी की सारी जो नई सेल बन रही है वो क्या है सर, डाइप्लॉइड सेल है, क्योंकि इनमें यहाँ क्या हो रहा है सर, माइटोसिस। तो सर ये वाली जो फेज है इसकी, माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, ये वाली जो फेज है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं सर, पहला जो फेज है इसको हम क्या कहेंगे सर, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन फेज बोलेंगे सर, क्या कहेंगे इसको, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में है कि डाइप्लॉइड जो सेल है उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, कंटिन्यूअसली सेल्स डिवाइड कर रही हैं, और आपकी जो नई सेल बन रही है वो भी कैसी हैं, डाइप्लॉइड ही है। उनके अंदर भी उनकी प्लॉइडी कैसी है सर, जैसे वहां पे 46, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि 46 है, तो जो नई सेल्स बन रही हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, 46 ही होंगे। ठीक है, तो ये जो फेज है जिसमें ये अपने नंबर्स को बढ़ा रही है, दैट इज कॉल्ड द, ये कौन सी फेज हो जाएगी सर, मल्टीप्लीकेशन फेज हो जाएगी। अब इनमें से कोई एक सेल जो है वो साइज में क्या करेगी सर, इनमें से कोई कुछ सेल्स जो होंगी साइज में, क्योंकि सब एक जैसे ही काम करेंगे, तो हम क्या करें, केवल एक सेल का एग्जांपल लेकर के इस बात को समझ रहे हैं सर, साइज में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये जब अपनी ग्रोथ करती है और अपनी साइज को बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। तो दूसरी वाली जो अपनी फेज है वो क्या है, ग्रोथ फेज है सर। नाउ तो इन सारी सेल्स को हमने क्या बोला था सर, ये वाली सेल प्रीमोडियल सेल है, तो इन वाली सेल को अपन ने क्या बोला, इनको हम बोलते हैं सर स्पर्मेटोगोनिया। ये वाली सेल्स कौन सी हैं, स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कैसी है सर, सारी की सारी डाइप्लॉइड है। इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया साइज में क्या हो गई सर, बड़ी हो गई। ये जो साइज में बड़ी हुई है किस वजह से हुई है, ग्रोथ फेज हुई है। तो ये जो साइज में बड़ी हुई है सेल कैसी है, ये डाइप्लॉइड सेल ही है। ये सेल कैसी है, ये डाइप्लॉइड सेल है। और इस सेल को हम क्या बोलेंगे सर, नाउ दिस सेल इज कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे सर इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्लियर है, तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा सर, अब मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी कि क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट बोल दें हम इसको, या हम इसको क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन डिवीजन बोल दें। मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन डिवीजन, यानी कि यहां क्या हो जाएंगी, जो नई सेल बनेंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ। जो नई सेल बनी है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट है, रिडक्शन डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए सर, हाफ हो गए। तो यहां जो नई सेल बन रही हैं वो, जैसे यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46। तो जो नई सेल बनी है उनमें क्या होंगे, 23। यहां कितने होंगे, 23। ठीक है, नाउ बेटा अगर ये बात मैं तुम्हारे को इस तरीके से यहां समझाऊं कि सर यहां पर जो, अगर हम ये देखें इस बात को, इस तरफ देखें, ध्यान से समझना इस बात को कि आप इस सेल के अंदर इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है सर, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहां पर 46 23 पेयर्स में होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है सर, दो सेल बनेंगी, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो यहां पर सेपरेट कौन होंगे सर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। देन ये मियोसिस फर्स्ट हुआ। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट को जब आप बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर मियोसिस फर्स्ट जो होती है, मियोसिस फर्स्ट को हम लोगों ने प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में डिवाइड कर रखा है। मियोसिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में डिवाइड कर रखा है। और उसमें से भी जो आपकी प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे बड़ी स्टेज है, विच इज फर्दर डिवाइडेड इन द अलग अलग फेजेस में।
फर्दर उनको हमने अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रखा है, सब फेजेस बोलते हैं सर उनको। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं इस बात को कि मियोसिस फर्स्ट में जो आपकी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट जो है उसको हमने क्या कर रखा है सर, डिवाइड कर रखा है सब फेजेस में। वो कौन कौन से सब फेजेस हैं सर? सबसे पहले लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये फेजेस हैं सर, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्लियर है? तो बेटा ये वाली जो सेल्स है मियोसिस फर्स्ट में, ये वाली जो सेल है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो होता क्या है, दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं सर, सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हुए, कितने थे सर, 23 पेयर्स थे, तो पेयर्स सेपरेट हो गए सर। क्लियर है? अब जब सर, क्योंकि दो सेल बन गई, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, 23, अब जब नई सेल बनेगी, जैसे सर इससे नई सेल बन रही है, ठीक है, और इससे भी नई सेल बनेगी, तो यहां क्या होगा सर, यहां हुआ मियोसिस फर्स्ट, तो यहां क्या हुआ, मियोसिस सेकंड होगा सर। यहां पर क्या होगा सर, मियोसिस सेकंड होगा। और जब मियोसिस सेकंड होगा तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी दोनों क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, तो यहां से जब नई सेल बनेगी तो इसमें क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड आ गई, ये क्रोमेटिड इसमें चली गई और ये क्रोमेटिड इसमें आ गई। ऐसे ही सर ये वाली जब सेल सेपरेट हुई तो इसकी क्रोमेटिड इसमें आ गई, इसकी क्रोमेटिड इसमें आ गई, मतलब ये क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है। मैं यहां पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप, कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड जब होता है उसमें ये जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। तो देखो जब ये मान लो सर कितने थे सर, ये पेयर्स में है, कितने हैं, 46 हैं, पेयर्स में है, तो इसमें कितने आ गए, 23, और इसमें कितने आ गए, 23। ठीक है, इसमें कितने आ गए, 23। अब देखो बेटा यहां 23 है ऐसे, यहां पे भी 23 ऐसे है। अब ये जब डिवाइड करेंगे, ये जब डिवाइड करेंगे तो 23, यानी कि ये आपस में जब सेपरेट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 46। तो नाउ न्यू सेल गेट 23, दिस सेल गेट 23 एंड दिस सेल गेट 23, व्हाट, क्रोमेटिड्स। दिस सेल गेट 23 एंड दिस सेल गेट 23, व्हाट, क्रोमेटिड्स। तो हम बेसिकली यहां से ये बात समझ रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं सर, सेपरेट होते हैं, एंड मियोसिस सेकंड के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होती हैं। तो जब ये वाली सेल्स डिवाइड करेंगी तो यहां पर आपकी क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी, और यहां पर भी कितनी कितने, अब जो नई क्रोमेटिड्स बन जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उनको हम क्रोमोसोम्स ही बोलेंगे। और यहां पर जो ये सेल्स बनेंगी मियोसिस सेकंड के बाद में, ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स क्या कहलाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो 23 क्रोमोसोम रख रही हैं इनको अपन ने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इनसे जो नई सेल बन रही हैं ये कैसी हैं, एन 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 एन। एन क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पे कैसी थी, डाइप्लोइड थी, मियोसिस हुआ कैसी हो गई सर, हैप्लोइड हो गई। तो ये जो नई सेल बन रही है इन सेल को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं सर इन सेल को, स्पर्मेटिड कहते हैं। क्लियर है? देखो बेटा हमने कहां से शुरू किया, डाइप्लोइड प्रीमोडियल जर्म सेल, क्या हुआ उनमें सर, उनमें हुआ माइटोसिस हुआ। इस फेज को अपन ने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन फेज। बहुत सारी सेल बनी, इन सारी सेल्स को कलेक्टिवली हमने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया बोला। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रही हैं सर, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जा रही हैं। इनमें से एक डाइप्लोइड स्पर्मेटोगोनिया क्या हो गई सर, साइज में बड़ी हो गई, उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, डाइप्लोइड। इसमें क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस को अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस हुआ तो उससे क्या बनी सर, दो सेल बनी, वो कैसी हैं सर, हैप्लोइड। उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए सर, आधे हो गए। कौन से क्रोमोसोम सेपरेट हुए, आप देख सकते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। यहां से होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट हो गए तो यहां 46 थे, यहां 23 आ गए। नाउ इनके अंदर मियोसिस सेकंड होगा, क्या होगा, मियोसिस सेकंड। और जब मियोसिस सेकंड होगा तो उनसे जो नई सेल बनेंगी वो कैसी होंगी, हैप्लोइड होंगी, और उनसे क्या बनेंगी, आपकी स्पर्मेटिड बनेंगी। क्या बनेंगी, आपकी स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड है ये कैसी होंगी सर, नॉन मोटाइल होंगी, ये मूव नहीं कर सकती। ठीक है, और इन्हीं के अंदर
इन्हीं के अंदर, इन स्पर्मेटिड्स के अंदर ही आपका मेटामॉर्फोसिस होगा और किसका फॉर्मेशन होगा सर, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो क्या कह सकता हूं मैं सर यहां से, आपकी ये जो स्पर्मेटिड्स बनी हैं जो कि कैसी हैं, क्या बोला हमने इनको, स्पर्मेटिड, कैसी हैं सर, ये नॉन मोटाइल है। और जब इनसे इस तरीके का आपका क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सर, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सर ये क्या हुआ सर, यहां पे मेटामॉर्फोसिस हुआ है। और ये मेटामॉर्फोसिस जो हुआ है, मतलब इस स्पर्मेटिड से ये जो मोटाइल क्या बना है सर, स्पर्मेटोजोआ। ये मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है इसी को अपन क्या बोलते हैं सर, स्पर्मियोजेनेसिस। आप लोगों ने देखा होगा, इस यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वाली जो पूरी प्रोसेस है इसको अपन ने क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। जबकि सर ये हैप्लॉइड जो आपकी स्पर्मेटिड है, नॉन मोटाइल है, इसमें इससे ये मोटाइल स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एक बार पानी पीता हूं मैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल थी, इसके अंदर क्या हुआ सर, मेटामॉर्फोसिस हुआ है, कायांतरण। देखो बेटा, इसका मेटामॉर्फोसिस टर्म का मतलब क्या है, आप लोगों ने अभी रेनी सीजन गया है, जो आपके फ्रॉग्स होते हैं, ये फ्रॉग्स जो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं और इनके जब एग्स हैच करते हैं तो वहां से इनका लाइफ साइकिल शुरू होता है। और लाइफ साइकिल में सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं इनकी लार्वा स्टेज, दैट इज कॉल्ड द टैडपोल। उनको अपन क्या कहते हैं, टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल जब वाटर के अंदर रहते हैं और वहां से उनको जब आयोडीन मिलता है तो वो अपना जो बॉडी है, मतलब टैडपोल मूविंग है, लार्वा फॉर्म में है, आपको मछली की तरह दिखाई देंगे, लेकिन वो आयोडीन वहां से लेकर के अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं सर, मेटामॉर्फोसिस करते हैं, अपनी बॉडी को ड्रास्टिकली चेंज कर लेते हैं। किसमें सर, लिम्स में आ जाती हैं और एक एडल्ट फ्रॉग की तरह उसकी शेप ले लेते हैं। यानी कि लार्वा दिखने में कुछ और है और एडल्ट फ्रॉग दिखने में उनकी कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन उस लार्वा स्टेज में ड्रास्टिकली चेंज होकर के क्या बन गया सर, आपका एडल्ट फ्रॉग बन गया। ये प्रोसेस क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। ठीक उसी तरीके से ये एक सेल है आपकी, कैसी सेल है सर, ये राउंड शेप में आपकी एक सेल है। ये जो राउंड शेप की सेल है, इस सेल के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गया। क्या हुआ सर, हेड बन गया, ये टेल बन गई, ये मिडल पीस बन गया, ठीक है। तो ये ड्रास्टिक चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रोसेस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कि ये एक रेगुलर स्फेरिकल शेप की जो सेल है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ और ये एक स्पेशलाइज सेल बन गई, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजोआ, जिनको अपन क्या बोलते हैं सर, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। जिसमें टेल है, हेड है, उसकी कवरिंग है, ठीक है। इस पे बात करेंगे अपन कि सर स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं सर, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप लोगों ने क्या देखा, हम एक बार एनसीईआरटी को यहां से रीड कर लें। देखो बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके ऊपर हमने पूरी चर्चा की है। आप देखोगे यहां से कि सर, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। उसको अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सर क्यों एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोगों ने इस पर चर्चा कर रखी है इससे पहले वाले वीडियो में। मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी की लाइन, आपको यहाँ पे जो भी डाउट हो आपको, आप मेरे को जरूर कमेंट में बता सकते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है स्क्रोटम का, उसी पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ इन एडल्ट ईच टेस्टिस ओवल ओवल, एडल्ट के अंदर जो है टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं विथ ए लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होती है उसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल। हम लोगों ने इस अच्छे से चर्चा की है कि सर अभी टेस्टिस जो है उसको अगर हम इंटरनली पोर्शन देखें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी और उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उन कंपार्टमेंट्स को अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और उनका नंबर जो होता है वो 250 होता है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या पाई जाती है सर, ईच लोब्यूल कंटेन 1 or 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं सर, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्या कह रहा है आपकी बुक, मेल जर्म सेल होती है और सर्टोली सेल्स होती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी सेल है सर, ये मेल जर्म सेल है, या इनको प्रीमोडियल जर्म सेल बोल दो, और ये कौन सी सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं। फिर फर्दर क्या कह रहा है, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म। तो मेल जर्म सेल जो होती है, प्रीमोडियल जर्म सेल होती है, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है और उसमें उससे किसका फॉर्मेशन होता है सर, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, अभी हमने इस पे बात की है, देखो क्या बात की है कि सर ये वाली जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं सर, नर्स सेल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, और ये वाली जो सेल्स हैं जो आपको बीच बीच में दिखाई दे रही हैं ये क्या कर रही हैं सर, मियोसिस करके आपके स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम करती है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस contain small blood vessels and interstitial cells called the Leydig cell. Leydig cells synthesize and secrete the testicular hormones called the androgen. Other immunological competent cells also present in it. क्या है इसका मतलब, वही बात है, आपकी लीडिंग सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं सर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देखो देखो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये रहा, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें कौन सी सेल्स हैं, ये लीडिंग सेल है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, टेस्टोस्टेरोन। तो एनसीईआरटी में भी वही लिखा हुआ है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है, और वो ही बेनिफिशियल है, चाहे आप नीट की एग्जाम दें या आप आपके सब्जेक्ट से जो कोर सब्जेक्ट है बायो उससे समझने से, उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो बातें लिखी हुई हैं वो काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं, और उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में पूछ ली जाती है कई बार तो, और कई बार क्या होती है घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी कह रही है वो क्या कह रही है कि सर ये टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जो है उनको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं उसके अंदर, वहां पर प्रेजेंट होती है। नाउ यहां से देखते हैं, द मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स इंक्लूड द रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन पे बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई है। आप लोगों को पता है कि सर जो टेस्टिस जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ से मूव करते हैं सर, रेटिटेस्टिस में जाते हैं, रेटिटेस्टिस से वास एफ्रेंशिया में, वास एफ्रेंशिया से एपिडाइमस में, एपिडाइमस से होते हुए किस में जाते हैं, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से फिर सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से इजेकुलेटरी डक्ट में, एंड फाइनली यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं। वहां पर हम लोगों ने पूरे डायग्राम के साथ में इस बात को समझ रखा है। नाउ the testis open into the vas efferentia through the retitestis. The vas efferentia leave this testis and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to the vas deferens that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receive a duct from the seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testis to outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis. Its external opening called the urethral meatus. इसको अपन क्या कहते हैं, urethral meatus कहते हैं।
देखो बेटा, ये सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाई है, इसका जो कंप्लीट बात है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, पहले वाली क्लास के अंदर पूरी चर्चा कर रखी है। तो आप एनसीईआरटी को खोल करके जो मेरा वीडियो है वहां से आप लोग पूरी की पूरी बात समझ सकते हैं कि एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की वो वहां पे आपकी कवर की गई है। ठीक है। रही बात स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की, तो एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर मैंने आपको मेल जो जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया है उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक शॉर्ट डिस्कस हम फिर से उसका वहां पे कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है मैंने आपको अभी बोर्ड के ऊपर सारा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो है हम पहले डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे को स्पर्म की स्ट्रक्चर भी देखनी है। तो हमको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आज हमने पढ़ी है, उसको हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। देन उसके बाद में मैं आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पर्म स्ट्रक्चर यानी कि मेल गैमेट के स्ट्रक्चर के बाद में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आपको ये मेरी क्लास या हमारी जो बायो की जो क्लास चल रही है कैसी चल रही है, इसके लिए कुछ वीडियोस आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है गुरुजी 4.0 ही आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे हमारी कुछ क्लासेस। और आपको ये फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस तो हमारे जो ऐप है गुरुजी 4.0 जो ऐप है वहाँ पर भी ये जो क्लास है वो आपको इनिशियली कुछ जो क्लासेस हैं वो तो आपको फ्रीली असेसेबल है। तो आप इन यूजफुल क्लासेस को वहां जाकर के हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करके वहां से आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को हमारी बाकी भी क्लासेस, हर एक चैप्टर की जो क्लासेस हैं वहां पर आप लोगों को बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पे आप लोगों को पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंस में आपको ये क्लासेस वहां पर अवेलेबल होंगी, जो कि ये क्लासेस जो हैं वो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप अपने बोर्ड के पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा हम ये कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, आप हमसे जुड़े रहिए और इन क्लासों का मजा लेते रहिए, जिससे आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।